हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल examyatra.com। इन दिस सेशन हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक रिवोल्ट ऑफ 1857 पे क्विज कवर करने वाले हैं और आज इसका पार्ट 1 होने वाला है बिकॉज वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक वी गोना कवर इन दिस सेशन। तो एक सेशन में सारे इतने क्वेश्चंस को कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से हमने इसको पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में डिवाइड कर दिया है। इसलिए ये सेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत हेल्पफुल होगा आपको, इसलिए सेशन के एंड तक बने रहिएगा। अब इस क्विज की ऑथेंटिसिटी क्या है? इस क्विज की ऑथेंटिसिटी ये है कि वेरियस ऑफिशियल एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं ये, जो कि 1993 से लगा के 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक के रिगार्डिंग पूछे गए हैं और इस टॉपिक के जितने भी एस्पेक्ट थे वो हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंदर जितनी भी प्रोबेबिलिटी थी, जितने भी इसके एस्पेक्ट थे इस टॉपिक के जहां से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। तो उसके बाद कोई ऐसा एस्पेक्ट रह नहीं जाता है इस टॉपिक का कि जहां से आप क्वेश्चन को डील ना कर पाए। और इसी के साथ आपकी स्टडी को और बेहतर बनाने के लिए, आपकी स्ट्रेटेजी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम लाए हैं, जो आप नाम देख के ही पहचान सकते हैं, ईदर क्रैक प्रीलिम्स और 90% रिफर मेंटोरशिप प्रोग्राम। इस कोर्स की डिटेल को जानने के लिए आप इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और जानकारी और जो और इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ से ले सकते हो और कोर्स को अवेल कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस कोर्स और दिस मेंटोरशिप प्रोग्राम गोइंग टू बी life-changing mentorship program for you if you are preparing for various competitive exam. So please check out course detail on given number. तो लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, when was the new Enfield rifle with greased cartridge introduced in the British Indian Army? ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एनफील्ड राइफल जो है उसको ग्रीस कार्ट्रिज के साथ कब इंट्रोड्यूस किया गया? ठीक है, वैन पूछा है यहाँ पे, तो देखते हैं। ऑप्शन ए नवंबर 1856, ऑप्शन बी दिसंबर 1856, ऑप्शन सी जनवरी 1856 या ऑप्शन डी फरवरी 1856। तो देखो, अगर एनफील्ड राइफल की बात करें, ओनली एनफील्ड राइफल, तो एनफील्ड राइफल जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1856 के अंदर। ठीक है, ओनली। और अब यहाँ पे पूछा है एनफील्ड राइफल विद ग्रीस कार्ट्रिज, तो ग्रीस कार्ट्रिज का प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, प्रोडक्शन ऑफ ग्रीस कार्ट्रिज। ठीक है, जीसी ग्रीस कार्ट्रिज, यहाँ पे इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है अगस्त 1856 में, जो फोर्ट विलियम है कलकत्ता में, वहां पे फोर्ट विलियम पूरा ही फैक्ट्री थी, इनकी पूरी कॉलोनी बसी हुई थी। तो फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में था वहां पे इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, और प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद कब जो है इस ग्रीस कार्ट्रिज के साथ एनफील्ड राइफल को ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि इमीडिएट कॉज बनता है ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस किया जाता है जनवरी 1857 के अंदर। 1857 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर बाद में जाके इसके साथ रूमर जुड़ जाती है, रूमर हो जाती है कि भाई इसके जो कार्ट्रिज है वो पिग एंड काउ के फैट से ग्रीस्ड है। पिग एंड काउ की जो फैट होती है उनसे ग्रीस्ड है, और इनको यूज करने से पहले क्या करना पड़ता था, अपने दांतों से इसको बाइट करना पड़ता था, सो दैट कि वो गन पाउडर रिलीज हो जाके फिर लोड करके राइफल के अंदर उसको फायर किया जाता था। तो ये चीज थी। तो जनवरी 1857 में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, किसको? एनफील्ड राइफल को ग्रीस कार्ट्रिज के साथ। और फाइनली ये इमीडिएट कॉज बनता है इसका रिवोल्ट ऑफ 1857 का, और 10th of May 1857 को रिवोल्ट जो है मास लेवल पे या वेरियस प्रोविंसेस के अंदर आउटब्रेक हो जाती है। स्टार्ट तो हो जाती है 2nd of May से मंगल पांडे के साथ ही, लेकिन इसकी जो फाइनल डेट है वो 10th of May है, जब मेरठ के अंदर
रिवोल्ट आउटब्रेक होता है, ठीक है। और डिटेल के अंदर आपको ये टॉपिक कवर करना है तो आप जो हमारे स्टडी सेशन कवर किए गए हैं, टॉपिक कवर किए गए, वहां से आप इसको कवर कर सकते हो, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनवरी 1857। तो ऑप्शन सी, जनवरी 1857 विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 की ही बात हो रही है। रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 को किसने कहा था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। तो 2 क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं, आगे अगर रिपीट भी आ जाएगा तो आप उसका आंसर देने में एबल्ड होंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसको देखेंगे कि किसने कहा था। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 का इमीडिएट कॉज क्या था। इमीडिएट कॉज क्या था, वही जैसे मैंने आपको फर्स्ट आंसर के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कवर कर दिया है कि जो ग्रीस कार्ट्रेज इंट्रोड्यूस किए गए थे, ग्रीस कार्ट्रेज जो कि पिग एंड काउ की जो फैट है, मरे हुए पशुओं की जो चर्बी होती है, उनसे उनको ग्रीस्ड किया जाता था। और उनको राइफल में लोड करने से पहले अपने दांतों से बाइट करना पड़ता था, उसके बाद राइफल में लोड करना पड़ता था सो दैट कि वो गन पाउडर को रिलीज कर सके। तो जो मस्केट्स आते थे, कार्ट्रिज जो आते थे, मस्केट कह दो, कार्ट्रिज कह दो, तो उसके अंदर गन पाउडर होता था, उसके ऊपर ये चर्बी चढ़ी होती थी, ठीक है। कारतूस जो होते हैं उसके ऊपर ये ऐसे चर्बी चढ़ी होती थी, तो उसको यहाँ पे उनको दांतों से काटना पड़ता था सो दैट कि इसके अंदर जो पड़ा गन पाउडर है वो रिलीज हो जाए और जब फायर करे, इसको स्पार्क मिले तो ये बर्स्ट हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पे ये पूरी एनफील्ड राइफल जो है वो वर्क करती थी। तो पिग एंड काउ फैट से अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है काटने से, तो काटना, अब यहाँ पे देख लो कि उस समय का जो इंडिया है वो किस पे बेस्ड था ज्यादा, रिलीजन, कास्टिज्म बहुत ज्यादा था। तो ये जो चीज है इसने किसको अफेक्ट किया यहाँ पे, रिलीजन को। बिकॉज पिग की अगर फैट है उस पे, तो जो पिग है वो किन के लिए होली माना जाता है, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। और जो काव है वो किसके लिए होली मानी जाती है, हिंदू कम्युनिटी के लिए। अगर उस ग्रीस पे काव की फैट है तो उससे हिंदू का धर्म भ्रष्ट होता है, और पिग है तो उससे मुस्लिम का धर्म भ्रष्ट होता है, ठीक है। मुस्लिम के लिए वो हराम माना जाता है। तो इस तरह से ग्रीस कार्ट्रेज जो है वो एक इमीडिएट कॉज बनता है ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़ के ही अब उत्तर दे देना। ऑप्शन ए, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट बाय लॉर्ड डलहौजी, ये तो एक कारण था ही, उससे अनरेस्ट भी था लोगों के मन में, लेकिन फिर भी देखते इमीडिएट कॉज, ये तो एक वन ऑफ द कॉज है, इमीडिएट कॉज पकड़ना है हमें। तो ऑप्शन बी, सस्पिशियस अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन। ऑप्शन सी, मिलिट्री डिसकंटेंट। ऑप्शन डी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, ये तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के कारण है। मिलिट्री डिसकंटेंट भी हो सकते हैं बिकॉज यहाँ पे क्या होता था, जो ब्रिटिश सोल्जर्स होते थे उनके द्वारा मॉलेस्ट किया जाता था इंडियन सोल्जर्स को, ठीक है ना। तो रेसिज्म भी था यहाँ पे, बट वो यहाँ पे कॉज नहीं है। यहाँ पे इमीडिएट कॉज जो था वो था सस्पिशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन थ्रू दिस ग्रीस कार्ट्रेज। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसका इसी के अंदर हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है सेकंड यहाँ पे, कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था। किसने कहा था बता देती हूँ, विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर, ठीक है, वीर सावरकर कहते हैं, ठीक है। इनका भी क्या व्यू था इस रिवोल्ट को लेके, वो भी हमने अच्छे से कवर किया हुआ है हमारे सेशंस के अंदर, जो आपको हमारे स्टडी चैनल examyatra.com की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप वहां पर जाके जरूर देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो वीडी सावरकर ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था किसको, रिवोल्ट ऑफ 1857 को। 2 क्वेश्चन हमारे हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रीजन फॉर मेकिंग द सिपॉय ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिबेलियस, ठीक है। जो निम्न है, निम्न ऑप्शन में से या जो निम्न विकल्प है उनमें से कौन सा एक कारण नहीं है
ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स थे, जो सिपाही थे, उनको रिबेलियस या रिवोल्ट करने के लिए प्रेरित करने वाला। ठीक है, कारण नहीं है पकड़ना है। क्या क्या कारण है वो तो हमें पता ही है, अगर 1857 रिवोल्ट हमने अच्छे से पढ़ा है तो ऑप्शन ए हम देखते हैं। ऑप्शन ए है द एफर्ट्स ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। स्प्रेड क्रिश्चियनिटी भी एक इशू था, बिकॉज यहाँ पे जो हिंदू और ब्राह्मण्स थे, मुस्लिम थे, उनके बीच में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना, यानी उनके रिलीजन को इंफीरियर बताना देन द क्रिश्चियनिटी। तो ये रिलीजन को हिट करने वाला या रिलीजियस सेंटिमेंट जो है उनको अफेक्ट करने वाला स्टेप था। तो हाँ, ये हो सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है द ऑर्डर टू द सिपॉय टू ट्रेवल ऑन शिप। ये भी एक कॉज था, बिकॉज उस समय के जो लोग थे भारत के अंदर, वो ये मानते थे कि आप अगर एक बार सी से ट्रैवल कर लेते हो, यानी कि समुद्र पार कर लेते हो, तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ठीक है, अब ऐसी ये क्या भ्रांति है कि भाई समुद्र पार करने से कैसे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? इंसान अगर कुछ खाएगा तो उसका धर्म भ्रष्ट होगा ना? नहीं, पहले ये मानना था, इसलिए ये मानना था क्योंकि अगर आप आज भी किसी फॉरेन कंट्रीज में जाते हो तो आपको वेजिटेरियन फूड जो है वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन अर्लियर ऐसा कोई ऑप्शन हुआ नहीं करता था। ठीक है, तो मोस्टली जितने भी आप इंडिया से बाहर जाते थे तो आपको ऐसी कोई कंट्री नहीं मिलती थी जहाँ पे कि वेज फूड मिल सके। अब तो ऐसे इंडियंस वगैरह आते हैं तो टूरिज्म के को मद्देनजर रखते हुए ऐसे ऑप्शंस खुल गए हैं, लेकिन पहला ऐसे इतने टूरिज्म वगैरह नहीं हुआ करता था, तो वेज का ऑप्शन नहीं मिलता था। तो ये मान लिया जाता था कि जिसने भी यहाँ से सी पार करके या जो समुद्र पार करके दूसरे देश में गया है तो उसको खाने को तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा तो भूखो तो मरेगा नहीं इंसान, कुछ ना कुछ तो खाएगा, तो वो नॉनवेज खाना शुरू ही करेगा। ठीक है, अपने आप को जिंदा रखने के लिए। तो इसलिए ऐसा मान लिया जाता था कि अगर आपने शिप से ट्रैवल किया है ओवर द सी और सी क्रॉस कर दिया है तो फिर आपका धर्म यहाँ पे भ्रष्ट माना जाता है। तो इस वजह से जितने भी सिपाही वगैरह थे उनको जब डिपोर्ट किया जाता था कि आप शिप से ट्रैवल करके जाओ, यानी जब अफगानिस्तान वॉर वगैरह में यूज करनी थी इंडियन आर्मी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो वहाँ के जो सिपाही थे उन्होंने मना कर दिया कि वो हम ट्रैवल नहीं करेंगे शिप से, है ना, हम दूसरे देशों में नहीं जाएंगे। तो ये भी एक डिसकंटेंट का कारण था, तो ये भी हो सकता है। देन अगर देखें किसी द स्टॉपेज ऑफ भत्ता यानी यहाँ पे प्रिविलेज जो दिए जाते थे। अब ये क्या मामला है यहाँ पे देखो, जो मोस्टली जो सोल्जर्स थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो अवध की जो रॉयल फोर्सेस थी, जो अवध की सेना थी, वहां से आए थे। ठीक है, तो उनका अवध के प्रति, उन सिपाहियों का अवध के प्रति एक सेंटिमेंट था, है ना, एक भावुक फीलिंग थी उन अवध के नवाब को लेके। लेकिन जब अवध का डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि अवध को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अनेक्स्ट कर दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत, तो कब किया जाता है अवध का? फरवरी 1856 के अंदर। फरवरी 1856 के अंदर अवध का अनेक्सेशन हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी में और वो ब्रिटिश टेरिटरी का पार्ट बन जाता है। ठीक है, ब्रिटिश डोमिनियन का हिस्सा बन जाता है। तो इससे अवध के नवाब की जो पोस्ट है उसको डिसॉल्व कर दिया गया, है ना। और उसको किस अवध का जो एनेक्सेशन हुआ वो किस बेस पे हुआ था? क्या उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए? मल एडमिनिस्ट्रेशन के, यानी कि कुशासन के। कि अवध के नवाब को कहा गया कि आपके राज में जनता जो है वो खुश नहीं है, आप एक भ्रष्ट राजा हो। ये चार्ज लगा के अवध को अनेक्स कर दिया गया। तो जो अवध की सेना से जो सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी में गए थे, देखो अवध को शुरू से ही बफर स्टेट के रूप में यूज किया गया है ना, ये बफर स्टेट था ब्रिटिश के लिए, है ना, बंगाल को प्रिजर्व रखने के लिए, यानी जो अपनी कैपिटल है कलकत्ता सिटी, उसको दुश्मनों से बचाए रखने के लिए। उस समय मराठा और मुगल्स इनका खतरा था, मेजरली मराठाओं से था, तो उससे सिक्योर रखने के लिए अवध जो है हमेशा से बफर स्टेट के रूप में यूज हुआ है। लेकिन फाइनली जब ये मराठा का चैलेंजेस खत्म हो गया, अदर जो कोई भी सर उठाने वाली जो इंडियन नेटिव पावर थी उन सबका सप्रेशन करके जब ब्रिटिश ओनली एंड ओनली सुपीरियर पावर बन के रह जाती है इंडिया में, तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत लॉर्ड डलहौजी जो है वो और ज्यादा एक्सपांशन करते हैं ब्रिटिश टेरिटरी का। तो जो सोल्जर्स अवध की सेना से ब्रिटिश आर्मी में गए थे, उनका एक सेंटिमेंटल अटैच था
टू दैट नवाब, और उन नवाब के थ्रू जो है इन सोल्जर्स को जो पहले अवध की सेना के पार्ट थे उनको यहाँ पे प्रिविलेज मिला करते थे। तो जैसे अवध का यहाँ पे अनेक्सेशन हो जाता है तो ये प्रिविलेज मिलना बंद हो जाते हैं, जो एक डिसकंटेंट का कारण बनते हैं, यानी असंतुष्टि का कारण बनता है। तो ऑप्शन सी कैन बी द रीजन फॉर मेकिंग द सिपॉय ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिबेलियस। ठीक है, तो ये तीन तो हो सकते हैं, डी भी है क्या, लेकिन ऑल ऑफ द अबव का तो हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो डी देख लेते क्या है कि द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स। क्या ब्रिटिश ऑफिसर्स इनएफिशिएंट थे जिसके कारण जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिपाही थे वो रिबेलियस हुए? ऐसा तो नहीं था। हमने देखा है कि हमेशा से जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे या जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो कितने ज्यादा ब्रिलियंट थे, है ना, वॉर टैक्टिक्स वगैरह में। और इन ऑफिसर्स के दम पे ही जो ये पूरा रिबेल है 1857 का रिवोल्ट है, इसको क्रश किया गया था। ये हमने, अगर आप सेशन देखोगे तो आपको अच्छे से कवर होगा। जब नाना साहेब का एनकाउंटर होता है तो वहां पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स किस तरह से अपनी जो एबिलिटी है वो शो करते हैं ना, वॉर एबिलिटी जो है वो शो करता है। तो ये चीज है, डी तो ऑप्शन नहीं था कि ब्रिटिश ऑफिशियल इनसफिशिएंट थे कि इनको होल्ड ही नहीं कर पाए और ये रिबेल हो गए। तो ऑप्शन, और हमें क्या करना है, ये कारण नहीं है और नहीं कारण ही ढूंढना है, नॉट अ रीजन। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट। जगह का नाम बताना है कि कहाँ पे मंगल पांडे वाला इंसिडेंट हुआ था, यानी मंगल पांडे ने इस जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है उसको एक स्पार्क दिया था। ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी बैरकपुर, ऑप्शन सी अंबाला और ऑप्शन डी लखनऊ। ठीक है, तो किस जगह पे हुआ था मंगल पांडे का सिनेरियो? मंगल पांडे का सिनेरियो हुआ था ऑप्शन बी बैरकपुर में। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो मंगल पांडे थे वो मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर छावनी के, बैरकपुर का जो कंटेनमेंट था उसके 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सोल्जर्स थे, सिपाही थे। और इन्होंने भी वही जो ग्रीस कार्ट्रिज को यूज करने से परेड हो रही थी ग्राउंड में, और जब इनके कमांडिंग ऑफिसर से इनको कमांड मिली सभी को, सोल्जर्स को, कि आप ग्रीस कार्ट्रिज को लोड करो। ठीक है, परेड हो रही थी और उसका राइफल को होता है ना, राइफल के साथ परेड, तो उसको लोड करने का ऑर्डर मिले तो मंगल पांडे ने यहाँ पे मना कर दिया, और जब उसको फोर्स किया गया तो उसने उस ऑफिसर्स को ही यहाँ पे मार डाला था। ठीक है, किल कर दिया था। तो ये मंगल पांडे का सीन था, और यहाँ से ही ये होता है मार्च के अंदर, मार्च 1857 के अंदर ये इंसिडेंट होता है। और यहीं से जो है इस रिवोल्ट ऑफ 1857 को स्पार्क मिलता है, जो कि धीरे धीरे सभी जो कंटेनमेंट थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के, उनके अंदर ये स्पार्क फैल जाता है और सभी धीरे धीरे जितने भी सिपाही थे वो रिबेलियस हो जाते हैं। तो ये मंगल पांडे हैं जो बैरकपुर छावनी के सिपाही थे। और फाइनली मंगल पांडे को यहाँ पे जो है इसके उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, ट्रायल चलता है, एग्जीक्यूट किया जाता है और फाइनली फांसी की सजा इनको दे दी जाती है। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन बाय हैंगिंग जो उनका डेथ कॉज है। और बैरकपुर के अंदर जब होता है तो ये स्पार्क हो जाता है। फिर जो म्यूटिनी है वो इलाहाबाद, अंबाला से होते हुए फिर फाइनल कहाँ जाती है, मेरठ में। और मेरठ के जितने भी सोल्जर्स थे, ऑलमोस्ट 2000 सोल्जर्स, वो मार्च करते हैं टुवर्ड्स दिल्ली। दिल्ली, ठीक है, और दिल्ली जाके फिर वो मुगल एम्परर जो थे उनको अपना लीडर बनाता है, जबरदस्ती लीडर बनाते हैं। वो बनना भी नहीं चाहते थे, वो तो खुद ब्रिटिश लोगों की पेंशन पे जी रहे थे। उनको पता था अगर मैं ऐसा कुछ कदम उठाऊंगा उनके अगेंस्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो एग्जीक्यूट किया जाऊंगा, मेरी और हालत खराब हो जाएगी, ऑलरेडी खराब है। ठीक है, लेकिन फिर भी उनको जबरदस्ती बना दिया जाता है, और इस तरह से ये म्यूटिनी जो है वो एक रिवोल्ट ऑफ 1857 का रूप ले लेती है। ठीक है ना,
फिर जगह जगह पे होने लगती है, ठीक है, तो वो हमने अच्छे से कवर किया है, आप देख लेना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बैरकपुर की छावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम मंगल पांडे के बारे में ही है। क्वेश्चन नंबर 5, विद विच अपराइजिंग इन मंगल पांडे एसोसिएटेड, ठीक है, किस अपराइजिंग के अंदर मंगल पांडे जो है वो एसोसिएट है। तो ऑप्शन ए बैरकपुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी दिल्ली या नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। तो अगेन अभी आपने देख ही लिया, तो ये यूपीपीसीएस का सवाल है। तो मंगल पांडे जो है वो बैरकपुर से बिलोंग कर बैरकपुर छावनी के सिपाही थे, वहां से बिलोंग करते हैं। तो बैरकपुर छावनी के अंदर जो एसोसिएशन है, सॉरी, बैरकपुर के अंदर जो इंसिडेंट हुआ उनसे एसोसिएटेड कौन है, मंगल पांडे, ठीक है। मंगल पांडे के कारण ही बैरकपुर छावनी के अंदर ये सिपाही म्यूटिनी स्पार्क हुई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन मंगल पांडे के बारे में ही है। ऑप्शन सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6, मंगल पांडे वाज द सिपाही ऑफ, मंगल पांडे सिपाही थे। ऑप्शन ए 19th नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन बी 25th नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन सी 49th नेटिव इन्फेंट्री या ऑप्शन डी 34th नेटिव इन्फेंट्री। तो अभी मैंने आपको बताया आगे वाले क्वेश्चंस में कि मंगल पांडे जो थे वो किस नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, वो थे ऑप्शन डी 34th नेटिव इन्फेंट्री ऑफ बंगाल, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, BAIN। और कौन सी, 34th। अब यहाँ पे आपको इन्फेंट्री और कैवलरी इनका तो समझ में आता ही होगा ना। इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना है ना, पैदल सैनिक जो होते हैं उनको इन्फेंट्री कहते हैं, और कैवलरी जो होती है वो घुड़सवार को कहते हैं। घुड़सवार सेना जो होती है उनको कैवलरी कहते हैं। तो मंगल पांडे 34th नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Who among the following was bestowed with the title of Sahib Alam Bahadur by Bahadur Shah during the uprising of 1857? जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह, उन्होंने किसे साहिब आलम बहादुर का टाइटल दिया था ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857? तो ऑप्शन ए अजीमुल्ला, ऑप्शन बी बिरजिस कदर, ऑप्शन सी बख्त खान और ऑप्शन डी हसन खान। अगर आपने 1857 रिवोल्ट अच्छे से कवर किया है, तो जिसमें हम पढ़ते हैं कि सेंटर कौन कौन से सेंटर थे और उनके लीडर कौन थे वहां पे, और किस ब्रिटिश ऑफिशियल ने इसको सप्रेस किया था, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिशियल हु सप्रेस द म्यूटिनी इन दैट पर्टिकुलर सेंटर, किसने सरेंडर करवाया, ठीक है। तो सेंटर वेरियस सेंटर हम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर आता है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली सेंटर के अंदर लीडर कौन था, बहादुर शाह। एज आई सेड कि बहादुर शाह को जबरदस्ती यहाँ पे लीडर बना दिया जाता है, फिर भी वो अपने अदमने मन से पार्टिसिपेट करते हैं इस होप में कि हाँ अगर ये म्यूटिनी सफल हो जाती है तो वो वापस मुगल एम्परर बन जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी जो जनता है देश की वो उन्हें अपने एम्परर के रूप में ज्यादा पसंद कर रही है देन दी ब्रिटिश ऑफिसर या ब्रिटिश अथॉरिटी। तो यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं एट द सेंटर ऑफ दिल्ली वो होता है बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह। लेकिन जो रियल पावर होती है, जो ट्रू पावर वो होती है इस सेंटर पे डिसीजन मेकिंग की कि किस तरह से रिवोल्ट करना है, वो किनके पास होती है, सोल्जर्स के पास। और उन सोल्जर का जो लीडर था, उन सोल्जर को ऑर्गेनाइज करना वगैरह सब कमांड देनी, वो लीडर थे बख्त खान। कौन थे, बख्त खान। बख्त खान जो है वो ऑलरेडी ब्रिटिश आर्मी के अंदर सूबेदार की पोस्ट पे थे और इन्होंने रिबेल्ड किया था। इन्होंने बेसिकली जो बरेली के अंदर सोल्जर्स थे, जो सिपाही थे, उनको ऑर्गेनाइज करने का काम किया और फिर उनको ऑर्गेनाइज करके कहाँ ले आए, दिल्ली। और फिर वहां से दिल्ली सेंटर से इन्होंने पूरी म्यूटिनी को या जो पूरा रिवोल्ट है इसको लीडरशिप प्रोवाइड की। तो ऐसे सिंबॉलिकली तो बहादुर शाह दिल्ली के सेंटर पे लीडर थे, लेकिन ट्रू पावर जो थी वो बख्त खान के पास थी। बख्त खान सारा चीजें संभाल रहे थे। इस वजह से बख्त खान को बहादुर शाह ने ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857 साहिब आलम बहादुर के पोस्ट से या जो सॉरी टाइटल से नवाजा था, ठीक है, टाइटल दिया था उनको। साहिब आलम बहादुर का मतलब यह होता है लॉर्ड ऑफ ऐसा कुछ, लॉर्ड ऑफ गवर्नर जनरल, लॉर्ड ऑफ गवर्नर जनरल ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये था।
तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो बख्त खान होंगे। अगर आपको सेंटर वगैरह अच्छे से ये वाला जो टॉपिक का एस्पेक्ट है वो अच्छे से कवर किया होगा तो आपको इस क्वेश्चन को डील करने में ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी, बिकॉज आप बहादुर शाह का नाम पढ़ते ही समझ जाओगे बहादुर शाह के साथ कौन था। बहादुर शाह के साथ था बख्त खान, तो उसी को वो ऑब्वियसली टाइटल देंगे, है ना। तो बख्त खान जो है वो यहाँ पे इनसे एसोसिएट था। तो ऑप्शन सी बख्त खान विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब फैक्चुअल बातें हैं। अगर आपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो इजीली आप यहाँ पे एसोसिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट अगेन ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट। अब तो आप आंख बंद करके पता लगा सकते हो। ऑप्शन ए पब्लिक आउटरीच, ऑप्शन बी मिलिट्री डिसकंटेंट, ऑप्शन सी मैनेजमेंट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज और ऑप्शन डी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। कि 1857 रिवोल्ट के क्या कारण थे? मल्टीपल कारण थे, रिलीजन भी था, इकोनॉमिक हार्डशिप भी थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी था, और भी जो कुछ आता है वो सभी कारण थे यहाँ पे, ठीक है ना। जो चीजें पहले हुई थी, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और ये सारी चीजें जो है कारण बनती है यहाँ पे। सॉरी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ठीक है, मेन यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के बहुत सारे जो राजा महाराजाओं की जमीनें थी, सॉरी जो टेरिटरी थी या जो रियासतें थी उनको ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर मर्ज किया गया, अनेक्स किया गया। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की वजह से जो सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी के अंदर इन रियासतों से या प्रिंसली स्टेट से आए हुए थे उनको काफी सेटबैक मिलता है, बिकॉज उनके जो प्रिविलेज वहां से मिलते थे राजाओं से, उनकी जो पूरी फैमिली उन राजाओं पे डिपेंड हुआ करती थी लाइवलीहुड के लिए, वो सब बंद हो गई, बिकॉज पूरा कंट्रोल ब्रिटिश लोगों के हाथ में आ गया और अब उनकी फैमिली को उतना भरण पोषण नहीं मिलता है, उतनी उनकी केयरिंग नहीं होती जितना कि अपने खुद के राजा के राज में होती थी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स से ये सारे कारण जो है बनते हैं इस रिवोल्ट ऑफ 1857 के, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन ए पब्लिक आउटरीच, ऑप्शन बी मिलिट्री डिसकंटेंट भी था, पब्लिक आउटरीच भी था, और ऑप्शन सी मैनेजमेंट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज ये भी थे। लेकिन अगर ऑल ऑफ इनको एक नाम दिया जाए तो क्या हो सकता है? पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भी था, ये भी था, ये भी था, वो किसको चूज करेंगे? आप एक शब्द पकड़ेंगे ना कि ये सारे कॉजेस एक में समा जाए, ठीक है। तो ये सारे कॉजेस किस ऑप्शन में समा रहे हैं? पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कारण नहीं थे, पब्लिक आउटरीच भी था, मिलिट्री डिसकंटेंट भी थे, मैनेजमेंट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज से यहाँ पे रिलीजियस सेंटिमेंट हिट हो रहे थे, ठीक है। और मिलिट्री डिसकंटेंट था बिकॉज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था यहाँ पे पेइंग वगैरह में, है ना, वर्क प्लेस की कंडीशन के अंदर, है ना। ब्रिटिश जो सिपाही थे वो बेटर कंडीशन में रहते थे और बेटर पेमेंट मिलती थी उनको देन देयर काउंटर पार्ट ऑफ देन देयर इंडियन काउंटर पार्ट। और पब्लिक आउटरीच भी था बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, इकोनॉमिक हार्डशिप है ड्यू टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज। और जब अकाल वगैरह की स्थिति पड़ती थी तब कोई रिलीफ वर्क नहीं चलाया जाता था। तो इस तरीके से बहुत सारे कारण थे। तो वो सारे कारण अगर हम एक शब्द में कहें तो वो थे पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर या ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम, कहां से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 कहां से स्टार्ट हुआ था? आप बताओ। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी मेरठ या ऑप्शन डी कानपुर। कहां से हुआ था? कहां से हुआ था? देखो स्पार्क तो कहां से हुआ था? स्पार्क हुआ था बैरकपुर की छावनी से, बैरकपुर कंटेनमेंट से, बैरकपुर कंटेनमेंट से मंगल पांडे के द्वारा। लेकिन उसको रिवोल्ट ऑफ 1857 का स्टार्टिंग नहीं माना जाता, ये जस्ट क्या था? स्पार्क था। जब 2000 सोल्जर्स
एक साथ यहाँ पे म्यूटिनी करते हैं, तब रियल म्यूटिनी जो है स्टार्ट, उस समय से रियल स्टार्ट माना जाता है ना, जो है 10th ऑफ मई। तो वो था कहाँ पे, मेरठ के अंदर। एज आई सेड कि बैरकपुर से ये स्पार्क होता है, फिर अंबाला, इलाहाबाद होते हुए मेन आता है मेरठ के अंदर। और मेरठ एक लार्जेस्ट कंटेनमेंट था या सैनिक छावनी थी ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी की, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा सोल्जर्स डिप्लॉय थे, और जब यहाँ पे ऑलमोस्ट 2000 सोल्जर्स एक साथ म्यूटिनी करके या रिवोल्ट करके जब दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं, तब इस 1857 के रिवोल्ट की स्टार्टिंग मानी जाती है, ठीक है। इसलिए जो मेरठ की छावनी के अंदर रिवोल्ट होता है, जो सैनिक सिपाही म्यूटिनी होती है, उसको ही रियल स्टार्टिंग डेट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी मेरठ विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरठ की छावनी में क्या होता है कि बैरकपुर की जो ब्रिटिश नेटिव इन्फेंट्री थी, उसके अंदर जो अनरेस्ट था वो ऑलरेडी वेल नोन था, ठीक है, हो रहा था। लेकिन अभी भी मेरठ के जो सोल्जर्स थे वो लॉयल बने हुए थे, इन्होंने अभी कोई भी प्रोटेस्ट वगैरह कुछ नहीं किया था, उनका हैंड ज्वाइन नहीं किया था कि हाँ चलो हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पे वापस अगेन वो रिलीजन की बात आ जाती है, और जब मेरठ की छावनी के अंदर 90 सोल्जर्स को उनके कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा, जो मेजरली मुस्लिम थे, उनको ऑर्डर दिया जाता है कि आप परेड करो और क्या करो, ड्रिल फायरिंग ड्रिल करो, है ना, फायरिंग ड्रिल करो। आर्म ड्रिल्स की जो प्रैक्टिस होती है, यानी जो फायरिंग है उसकी प्रैक्टिस करो। तो उन्होंने मना कर दिया, मुस्लिम लोग जो सिपाही थे, कि जो बंगाल के अंदर उनको खबर पहुंची कि भाई ये कार्ट्रिज जो है वो काव और पिग की फैट से बने हुए हैं, और कार्ट्रिज में उनकी चर्बी चढ़ी हुई है, ठीक है, लेयर उनकी मेम्ब्रेन है। तो इन्होंने, मुस्लिम लोगों ने वो कार्ट्रिज यूज करने से मना कर दिया। परेड तो कर देंगे लेकिन फायरिंग ड्रिल्स हम नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक ये कारतूसों को चेंज नहीं किया जाता है या मॉडिफाई नहीं किया जाता है। तो उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। तो 90 सोल्जर्स में से ओनली जो 85 सोल्जर्स ने मना कर दिया, ओनली 5 फॉलोड द ऑर्डर, ठीक है। तो इन 85 को सबको जो है वो इम्प्रिजन कर दिया, 10 इयर्स की जेल, 10 इयर्स इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी, कोर्ट मार्शल कर दिया गया, ठीक है। और इनको शैकल से बांध दिया गया, इनकी जो वर्दी थी वो ऐसे स्ट्रिप्ट कर दी गई, उतार दी गई, ठीक है। और हार्ड जो इंटेंस हार्डशिप है उनके अंदर इनको डाल दिया, ऐसी सजा इनको सुनाई गई। तो जो इनके अदर काउंटर पार्ट थे, जो इस मेरठ की छावनी के अंदर जो 2000 सैनिक तैनात थे, वो इन जो 85 सोल्जर्स के ऊपर जो टायरनी या जो एग्जीक्यूशन किया जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उनसे ये भड़क जाते हैं। और इनकी भी सेंटिमेंट्स अर्थ होते कि हमें हमारे इंडियन भाइयों का साथ देना चाहिए। तो ये 2000 सोल्जर्स जो है, जिनके अंदर मुस्लिम हिंदू सब थे, वो फिर म्यूटिनी करते हैं यहाँ पे। तो वो टाइम होता है 10th ऑफ मई, ठीक है। तो ये वाला सिनेरियो होता है मेरठ की छावनी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वेयर फ्रॉम द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड फर्स्ट, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी मेरठ। तो ऑप्शन डी मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वाज, ठीक है। फर्स्ट इवेंट जो है कौन सा हुआ था ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो ऑप्शन ए कानपुर रिवोल्ट एंड टेकिंग ओवर द लीडरशिप बाय नाना साहेब, या ऑप्शन बी बेगम हजरत महल लीडरशिप ऑफ अवध, या ऑप्शन सी मार्चिंग ऑफ सिपॉय टू दिल्लीज रेड फोर्ट, एंड ऑप्शन डी रिवोल्ट बाय रानी ऑफ झांसी, ठीक है। तो कौन सा, ये सारे इवेंट होते हैं, तो इनमें से कौन सा इवेंट जो है वो पहले होता है, ठीक है ना, फर्स्ट इवेंट कौन सा है? तो यहाँ पे एज आई सेड कि जब मेरठ की छावनी के अंदर, मेरठ कंटेनमेंट के अंदर जब म्यूटिनी आउटब्रेक होती है, तो वहां के 2000 सोल्जर्स जो थे, सिपाही जो थे, they revolted against the British authority and then they marched toward the Delhi. और दिल्ली में आके बहादुर शाह जफर के महल तक पहुंचते हैं, और वहां से बहादुर शाह जो बहादुर
जफर है उनको अपना लीडर या जो अपना एम्परर है वो घोषित करते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंबॉलिक एम्परर था कि हमें ब्रिटिश अथॉरिटी मतलब ब्रिटिश अथॉरिटी को नेग्लेक्ट करना था, ठीक है। इट वाज दिस स्टेप वाज अ नेग्लिजेंस ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी और मुगल एम्परर को अपना एम्परर मानना, ठीक है। तो फर्स्ट इवेंट जो होता है वो ये होता है कि ये 2000 सोल्जर्स जो मेरठ की छावनी में यहाँ से आउटब्रेक होता है, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 का। और यहाँ से जब जो सोल्जर्स है वो मार्च करते हुए दिल्ली जाते हैं, तो ये इवेंट जो है फर्स्ट इवेंट होता है कि बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित करना बाय मार्चिंग टुवर्ड्स द दिल्ली। तो मार्चिंग ऑफ सिपॉय टू दिल्लीज रेड फोर्ट वाज फर्स्ट इवेंट, ठीक है। और इस तरह से जो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 है, इस इवेंट के बाद से ऑलमोस्ट ऑल नॉर्थ पार्ट के अंदर, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर फैल जाती है। इसका असर साउथ के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलता है। कम क्या, देखने को ही नहीं मिलता। साउथ के अंदर इसने टच ही नहीं किया था वहां के लोगों को। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि ये ओनली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर ही कॉन्फाइन बन के रह गई। तो इसको एक नेशनल रिवोल्ट नहीं कहेंगे ऐसे, मतलब इस पर डिबेट है कि इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कह सकते, बिकॉज इसमें सभी लोगों ने नहीं पार्टिसिपेट किया था। ओनली सिपॉय वर पार्टिसिपेटेड, ओनली दोज वर पार्टिसिपेटेड वो हु वाज अफेक्टेड बाय द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। तो अगर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन participated in this revolt, then only it can be called नेशनल रिवोल्ट या फिर रिवोल्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इस तरीके से इस पे डिबेट है, वो भी हमने कवर की है अपने सेशन के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वॉज। क्या सिंबल जो है वो यूज किए गए थे ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो ऑप्शन ए लोटस एंड चपाती, ऑप्शन बी ईगल, ऑप्शन सी स्कार्फ एंड ऑप्शन डी 2 स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो इसमें फेमस ही है, सबको ही पता है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लोटस एंड चपाती वाज द सिंबल ऑफ 1857 रिवोल्ट। अब यहाँ पे लोटस एंड चपाती अगर सिंबल को अगर डिस्क्राइब करने की कोशिश की जाए कि क्या लोटस का क्या सिंबल है, लोटस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, चपाती किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, तो ये थोड़ा सा वेल डिफाइंड सिंबल नहीं है, ठीक है ना। बट लोटस एंड चपाती उस समय बांटे गए थे एज अ सिंबल ऑफ 1857 रिवोल्ट। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश भी करें, तो जैसे लोटस जो है उसको सिंबल माना जाता है ना अपने भगवान को लेके, है ना, सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड इट नियरेस्ट टू गॉड, ठीक है, इस रूप में। तो ये जो रिलीजन वाला फैसेट है इस रिवोल्ट का, जो मेन फैसेट है उसको सिंबलाइज करता है। और जो चपाती है वो क्या है, बेसिक नीड है, एवरीडे नीड है, बेसिक नीड ऑफ कॉमन पीपल। तो ये एक सिंबल है कि किस तरह से ब्रिटिश राज के अंदर ये जो बेसिक नीड है ऑफ द कॉमन पीपल वो भी फुलफिल नहीं हो पा रही है ड्यू टू द इकोनॉमिक हार्डशिप कॉजेज बाय द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो इस तरह से लोटस एंड चपाती को सिंबल के रूप में यूज करके शायद बांटा गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। विच वन ऑफ फॉलोइंग सेंटर ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज रिकैप्चर्ड बाय द इंग्लिश। सेंटर्स मोर देन वन हो सकता है, वन, लेकिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग में से कोई वन चूज करना है सेंटर में से जो कि रिकैप्चर्ड किए गए थे। अब एक थोड़ी रिकैप्चर्ड किया गया था। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे ना अधूरा सा लग रहा है, इनकम्प्लीट है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कानपुर। देखो ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वेरियस प्लेसेस वाज रिकैप्चर्ड, जहां जहां म्यूटिनी ब्रोक आउट हुई थी, वेरियस प्लेसेस जो है सेंटर्स है, दे वर रिकैप्चर्ड बाय ब्रिटिश और इंग्लिश। तो कोई खाली एक नहीं है यहाँ पे, दिल्ली को भी किया गया था रिकैप्चर्ड, कानपुर को भी किया गया था।
तो इस क्वेश्चन को ये थोड़ा सा मेरे को इनकम्प्लीट लग रहा है, तो इसको ऐसे देख सकते हैं। अगर और इन्फॉर्मेशन बताऊं तो अगर सबसे पहले जब म्यूटिनी ब्रोक आउट होती है तो सबसे पहले अगर किसी सेंटर को रिकैप्चर किया गया था तो वो था अवध। ठीक है, जब दिल्ली के अंदर ये म्यूटिनी ब्रोक आउट हो जाती है और जो सोल्जर्स थे वो कंप्लीट जो नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस पूरा है उसको, उसके अंदर ये म्यूटिनी को पूरा स्प्रेड कर देते हैं। सोल्जर्स बहुत तेजी से मार्च कर रहे थे, लेकिन क्विक रिस्पांस आता है ब्रिटिश आर्मी की तरफ से। और जो अवध था ना, वो पहला ऐसा सेंटर था, अवध वॉज द फर्स्ट जो जुलाई 1857 के अंदर ही रिकैप्चर्ड कर लिया गया था। अवध के अंदर म्यूटिनी जो है वो जुलाई के अंदर ही सप्रेस कर दी गई थी। ठीक है, तो अवध वाज फर्स्ट टू रिकैप्चर्ड ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये फर्स्ट सेंटर था ऐसा जो जुलाई 1857 में ही इसको रिकैप्चर कर लिया गया, फॉलोइंग बाय द दिल्ली। ठीक है, और दिल्ली जो है इसके बाद, अवध के बाद दिल्ली को किया गया इन सितंबर 1857 के अंदर। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन होता तो फिर भी समझ में आता, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे प्लेसेस थे, जैसे ग्वालियर था, झांसी थी, बनारस है, लखनऊ है, बरेली है, कल्पी, जगदीशपुर, ये सारे रिकैप्चर्ड किए गए थे। तो इसमें से कोई वन जो है वो रिकैप्चर्ड किया गया ऐसा नहीं था, सभी धीरे धीरे जैसे जैसे सप्रेस किया गया अलग अलग सेंटर्स पे रिवोल्ट के, तो उनको उन प्लेसेस को रिकैप्चर्ड किया गया था। तो कोई एक नहीं हो सकता, या तो फर्स्ट पूछे, ठीक है, या मल्टीपल चॉइस ऑफ ऑप्शन देते तो समझ में आता। ठीक है, यहाँ पे कानपुर भी रिकैप्चर्ड हुआ था नाना साहेब से, जब नाना साहेब की फोर्सेज जो थी, नाना साहेब और तात्या टोपे जो उनके मिलिट्री कमांडर थे, तो उनकी जो फोर्सेस थी वो जब सरेंडर कर देती है तो कानपुर रिकैप्चर कर लिया जाता है। ठीक है, और तात्या टोपे यहाँ से चले जाते हैं ग्वालियर की तरफ, झांसी ग्वालियर। ठीक है, और वहां पे रह के रानी झांसी को असिस्ट करते हैं। फिर फाइनली जो ब्रिटिश लोग हैं झांसी को एनेक्स करने की कोशिश करते हैं, तो झांसी जो है वहां पे भी इनकी भिड़ंत होती है ब्रिटिश आर्मी और रानी लक्ष्मीबाई की। तो लेकिन फिर झांसी भी जो है वो अनेक्स कर दिया जाता है, तो झांसी को कैप्चर किया गया था। ठीक है, अगर झांसी की बात आए तो इसको रिकैप्चर्ड नहीं किया गया था, यहाँ पे कोई म्यूटिनी नहीं हुई थी, इसको अनेक्स करने की कोशिश की थी, उसके अगेंस्ट जो रानी लक्ष्मीबाई है वो लड़ी थी, तो झांसी को फाइनली कैप्चर कर दिया गया। लेकिन ये टाइम पीरियड जो वो 1857 का होता है, इसलिए इसको कंसिडर इसमें पढ़ते हैं कि झांसी के अंदर जो है वो इस तरह से रिवोल्ट हुआ, लेकिन रिवोल्ट आउटब्रेक नहीं हुआ था। यहाँ पे झांसी शांति था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको भी क्या करना चाहती थी, अनेक्स करना चाहती थी। उसके रिस्पॉन्स में रानी लक्ष्मीबाई ने इनके अगेंस्ट फाइट की थी, जिसका साथ तात्या टोपे ने दिया था। ठीक है, तो रिकैप्चर तो बहुत सारे प्लेस है, अगर ऐसा आता ना इसमें से एक चुनना है, वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज नॉट रिकैप्चर्ड बाय द इंग्लिश, या वी कैन से ओनली कैप्चर्ड बाय द इंग्लिश, तो थे झांसी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप डील कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज which of the following persons had participated actively in the revolt of 1857? Again this question is not incomplete according to me, because यहाँ पे कोई एक पर्सन नहीं था जिसने एक्टिवली पार्टिसिपेटेड किया इन रिवोल्ट ऑफ 1857। अगर आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए नाना साहेब, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, ऑप्शन डी बेगम जीनत महल जो दिल्ली, जो बहादुर शाह जफर की वाइफ थी। तो इन सभी ने जो है यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है इन दी रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे, या तो कोई अगर फिफ्थ बना ले है ना, ई कि ऑल ऑफ द अबव है ना, या फिर नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अगर नन ऑफ द अबव आता है कि इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं कि इनमें से किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बिकॉज ऑफ, अगर ये ऑप्शन होता नन ऑफ द अबव, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन है वो मोर देन वन है। ठीक है, कि पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या एक से अधिक है, इस वजह से नन ऑफ द अबव करके हम इसको छोड़ देंगे कि ये सारे ही जो थे वो पार्टिसिपेट करने वाले थे। या फिर आ जाए ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, तो ये आंसर हमारा ई जो है वो राइट हो जाता है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव में राइट होगा, बिकॉज मोर देन वन
इस ऑप्शन के अंदर जो दिए गए ऑप्शंस है उसमें से मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस स्टेटमेंट कि कौन कौन से जो थे इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। नाना साहब का ये तो जो कानपुर के अंदर जो म्यूटिनी हुई या जो रिवोल्ट हुआ वो इनके द्वारा लीडरशिप प्रोवाइड की गई। उनका जो कमांडर एंड चीफ या जो मिलिट्री कमांडर थे वो तात्या टोपे थे। बेगम हजरत महल जो है वो लखनऊ के अंदर लीडरशिप करती है बिकॉज बेगम हजरत महल जो होती है जो अवध का नवाब था, जब अवध को अनेक्स कर दिया गया था, ठीक है, तो जो अवध का नवाब था उनकी ये बेगम थी, बेगम हजरत महल, ठीक है। तो अवध के ऊपर सक्सेशन का इशू था, इसके बेटे को वहां पे सक्सेसर नहीं बनाया गया और अवध को क्या कर लिया गया, अनेक्स कर लिया गया। तो इससे ये डिसकंटेंटमेंट था विद द ब्रिटिश एंड हजरत महल ने लखनऊ के अंदर कमान संभाली 1857 की क्रांति की। कानपुर में नाना साहिब और तात्या टोपे ने संभाली और नाना साहिब का क्या ग्रीवेंसेस था इनके कि पेंशन जो है वो बंद कर दी थी, ठीक है, क्योंकि ये बाजीराव सेकंड के पुत्र थे और उनको पेंशन मिलती थी, नाना साहिब को वो पेंशन उनकी बंद हो गई थी। तो उस इनका ग्रीवेंसेस ये था, तो इन्होंने भी रिवोल्ट में अपना पार्टिसिपेशन दिया। तो यहाँ पे जो ये सारे लीडर्स हैं इनका रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेशन का कॉजेज अलग अलग है, कोई यूनिफाई कॉज नहीं है जिसके कारण की कोई नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं है इनके अंदर जिस वजह से ये रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनके अपने अलग अलग जो है कॉजेज है, ठीक है, डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट कॉजेज इन दिस रिवोल्ट ऑफ 1857। देन यहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला जो फैजाबाद के अंदर, तो ये जो थे मौलवी ऑफ फैजाबाद, ये अपनी सिटी को ब्रिटिश रूल से फ्री रखना चाहते, तो इस वजह से वो लड़ रहे थे यहाँ पे। देन बेगम जीनत महल जो है एज आई साइड के ये जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह सेकंड है ना, या बहादुर शाह जफर जो थे उनकी वाइफ थी। और जब इन बहादुर शाह जफर को म्यूटिनी के बाद 1858 के अंदर रंगून डिपोर्ट कर दिया गया था और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। तो रंगून के अंदर जब उनको भेजा गया तो उनकी वाइफ को भी उनके साथ डिपोर्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो बेगम जीनत महल जो है वो डी फैक्टो एम्प्रेस थी हु रूल्ड द मुगल एम्पायर ऑन बिहाफ ऑफ एम्परर बहादुर शाह जफर। तो इस तरह से मोर देन वन ऑप्शन होने की वजह से यहाँ पे ऐसा ई ऑप्शन डालते हैं और वो करेक्ट करते हैं हम कि नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ऑल वर पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 दो देयर ग्रीवेंसेस एंड देयर कॉजेज ऑफ पार्टिसिपेशन वाज डिफरेंट। Now, question number 15. The birthplace of Maharani Lakshmibai, the heroine of 1857 freedom struggle is. अब महारानी लक्ष्मीबाई जी के जीवन की जो उनकी जो अर्लियर लाइफ है उनके बारे में आपको पता होगा, तो आप इजीली यहाँ पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। इसके लिए कोई कॉन्सेप्चुअल बेस नहीं चाहिए, फैक्ट बेस है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी वृंदावन। कहाँ पे इन्होंने इनकी बर्थ प्लेस कौन सी थी? झांसी के अंदर तो अपन कह सकते हैं कि भाई इनका ससुराल था, है ना। तो जो दामोदर राव थे उनकी पत्नी थी, ठीक है, दामोदर राव की झांसी के अंदर। और दामोदर राव के कोई नेचुरल हेयर नहीं था, यानी कि जो वंश था उनका वो कोई नेचुरल वंश नहीं था। तो अपने दत्तक पुत्र को जो अडॉप्टेड सन था उनको ये गद्दी पे बिठाना चाहते थे जिनका नाम था आनंद राव। लेकिन वही डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत इनकी झांसी को अनेक्स करने की कोशिश की गई और ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट जो है रानी लक्ष्मीबाई, इनके दामोदर राव की तो मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन रानी जो है वो जो आनंद राव है उनके अडॉप्टेड सन, उनकी रीजेंट बन के पूरा शासन चला रही थी। तो शी वॉज रीजेंट ऑफ झांसी। और जब डलहौजी ने इनकी झांसी को अनेक्स करने की कोशिश की तो फिर इनकी वो फाइट होती है और वहां पे झांसी की रानी जो है वो ग्वालियर में बैटल होता है, बैटल ऑफ ग्वालियर, और वहां पे लड़ते लड़ते फाइनली उनकी डेथ हो जाती है बैटल फील्ड के अंदर ही, ठीक है। तो ये सिनेरियो रहता है। तो जो रानी लक्ष्मीबाई है जिनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, कंगना रनौत की अगर आपने फिल्म में देखी हो तो उसमें मणिकर्णिका नाम है। मणिकर्णिका एक मिनट, मणिकर्णिका जो है वो उनके बचपन का नाम था, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई जो है उनके ससुराल के साइड से उनको नाम दिया गया, लेकिन जो
रियल नेम था, बचपन का नाम उनका मणिकर्णिका था, या फिर उनको प्यार से मनु भी कहते थे, जो एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी। और इनकी शादी जो है वो बहुत अर्ली एज में ही हो जाती है झांसी के दामोदर राव से। और इनका जो जन्म है वो होता है 19 नवंबर 1828। ठीक है, कहाँ होता है? बनारस में, जो प्रेजेंट डे पे वाराणसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब ऑप्शन में वाराणसी आए या बनारस आए, दोनों ही करेक्ट होंगे। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है, वाराणसी है। ठीक है, इसकी जगह बनारस भी आ गया होता तो करेक्ट आंसर होता। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है ऑफ दिस क्वेश्चन, कि उनका बर्थ प्लेस क्या है? वाराणसी। तो बेसिकली यहाँ जो रिवोल्ट ऑफ 1857 में अब रानी लक्ष्मीबाई का बर्थ प्लेस क्यों पूछा गया, बिकॉज इन जो सेंटर्स थे, वेरियस सेंटर थे ऑफ द रिवोल्ट, उनके अंदर ये लीडर्स थे जिन्होंने इस रिवोल्ट को लीड किया था इन पर्टिकुलर सेंटर। तो इस वजह से आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि जो ये फैसेट है इसका, ये एस्पेक्ट है इस टॉपिक का, जिसके अंदर वेरियस जो लीडर्स है उनकी एक बार आप विकिपीडिया पे जाके या कहीं से भी आप एक बार जो उनके बर्थ प्लेस वगैरह है वो थोड़ा सा चेक कर लेना। कभी कभी पूछ लेते हैं ना कहीं पे भी, छोटे मोटे एग्जाम्स के अंदर भी। तो रानी लक्ष्मीबाई वॉज ऑल्सो प्रोमिनेंट लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, इस वजह से उनके बर्थ प्लेस को यहाँ पे पूछा गया। Next question, question number 16. Who among the following was the leader of revolt during the 1857 at Bareilly? तो बरेली में, बरेली जो सेंटर था वहां पे किसने रिवोल्ट ऑफ 1857 को लीड किया था? तो ऑप्शन ए खान बहादुर, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी मौलवी अहमद शाह, या ऑप्शन डी विरजिस कादिर। ठीक है, तो कौन है जिसने बरेली के अंदर इस रिवोल्ट को लीड किया था? तो ऑप्शन ए खान बहादुर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज बरेली के अंदर जो है खान बहादुर खान रोहिला इनका पूरा नाम। ठीक है, जो रोहिलखंड से बिलोंग करते थे, बेसिकली जो बरेली वाला एरिया वो रोहिलखंड का था, तो रोहिलखंड के थे ये, और इन्होंने बरेली के अंदर जो है इस रिवोल्ट ऑफ 1857 को लीडरशिप प्रोवाइड की थी। और बरेली के अंदर जिस ब्रिटिश ऑफिसर ने ये रिवोल्ट को सप्रेस किया था वो था कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल। सर कॉलिन कैंपबेल। ठीक है, इन्होंने यहाँ बरेली के अंदर जो है रिवोल्ट को सप्रेस किया था और बरेली को रिकैप्चर किया था। तो यहाँ पे खान बहादुर खान रोहिला जो थे वो रोहिलखंड से बिलोंग करते थे और इन्होंने यहाँ पे लीडरशिप प्रोवाइड की थी। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चंस है, आप अगर हमारे नोट्स के अंदर जाके देखेंगे और जो रिवोल्ट ऑफ 1857 की जो पीडीएफ है वो आपको साथ शेयर की जा चुकी है ऑलरेडी इन ऑन टेलीग्राम चैनल, तो वहां पे आपको इसकी पीडीएफ के अंदर ये सब मिल जाएगा इजीली। आपको सिर्फ इन चीजों को याद रखना है और रिकॉल करके अपने आंसर को यहाँ पे चेक करना है। तो खान बहादुर खान ने बरेली के अंदर लीड किया, तो कुंवर सिंह ने कहाँ पे किया था? बिहार में। ठीक है, मौलवी अहमद शाह जो थे उन्होंने अवध के अंदर, ठीक है, रानी जो हजरत महल है उनके साथ मिलके अवध के अंदर लीडरशिप प्रोवाइड की थी। और मौलवी अहमद शाह बेसिकली जो है अगर कहे तो 22nd इन्फेंट्री रेजिमेंट थी, उससे बिलोंग करते थे। ठीक है, और इनको लाइट हाउस ऑफ रिबेलियन इन द अवध रीजन भी कहा जाता है। ठीक है, लाइट हाउस ऑफ रिबेलियन इन अवध रीजन। और जो विजिस कादिर थे ये भी अवध के अंदर जो म्यूटिनी हुई थी उनसे बिलोंग करते हैं, यानी जो लखनऊ की जो म्यूटिनी थी जिसके अंदर बेगम हजरत महल, ये मौलवी अहमद शाह या अहमदुल्ला भी कहेंगे इनको, और विजिस कादिर जो थे वो उनके एडवाइजर थे। ठीक है, बेगम हजरत महल के। तो इन तीनों ने मिलकर यहाँ पे लखनऊ और जो ये अवध वाला रीजन है यहाँ पे म्यूटिनी को लीडरशिप प्रोवाइड की थी, अवध और लखनऊ।
और इधर भी अवध के अंदर भी अगर रिवोल्ट को किसी ने सप्रेस किया था तो वो थे कॉलिन कैम्पबेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वेयर इज द समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड। ठीक है, जो इनका स्मारक है वो कहाँ बना हुआ है। ठीक है, यह जो समाधि है रानी लक्ष्मीबाई की वो कहाँ पे है। तो ऑब्वियसली अब हम इतना तो जानते हैं कि भाई झांसी है, और झांसी कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। ठीक है, तो एमपी रीजन के अंदर ही होगा, और ये क्वेश्चन भी एमपी पीसीएस प्री के अंदर पूछा गया है। तो और तो ऐसे ही जैसे राजस्थान के अंदर राजस्थान का पूछा जाता है, यूपी के अंदर यूपी, तो ये एमपी बीएससी से जो है एमपी के स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन है। तो उनको अपने ही स्टेट के अंदर जगह बतानी कि रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो कहाँ सिचुएटेड है। तो ऑप्शन ए मंडला, ऑप्शन बी मांडू, ऑप्शन सी जबलपुर, या ऑप्शन डी ग्वालियर। और जो एमपी से बिलोंग नहीं भी करता है वो भी थोड़ा सा को रिलेट कर सकता है कि जब हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ते हैं तो झांसी और ग्वालियर का जिक्र आता है। ग्वालियर के अंदर बैटल फाइट होता है और वहीं पे उनकी डेथ भी होती है। ठीक है, तो हाँ, इसको अगर आप ऐसे थोड़ा सा नॉलेज के तर्ज पे लगाए तो मांडू, मंडाला, जबलपुर ऐसे नेम नहीं आते हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं हम रानी लक्ष्मीबाई को रिवोल्ट ऑफ 1857 में तो ग्वालियर का नाम आता है। ठीक है, ग्वालियर के पास इनकी ब्रिटिश आर्मी से लड़ाई होती है और ग्वालियर में ही इनकी वहां पे डेथ हो जाती है। तो हाँ, अगर कहे तो जो समाधि है रानी लक्ष्मीबाई की वो ऑप्शन डी ग्वालियर के अंदर स्थित है। और ग्वालियर के अंदर भी पर्टिकुलर जगह पूछी जाए, एमपीपीसीएस के अंदर अगर पर्टिकुलर जगह पूछ ली जाती तो वो है फूलबाग। फूलबाग में इनकी ग्वालियर फूलबाग के अंदर इनकी समाधि बनी हुई है। So basically it is to commemorate the great woman warrior of Jhansi। बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, महारानी लक्ष्मीबाई हैड कॉम्बेटेड इन लास्ट बैटल अगेंस्ट। लास्ट बैटल इन्होंने किसके अगेंस्ट, कौन ऐसा ब्रिटिश जो ऑफिशियल था उनके अगेंस्ट इन्होंने लास्ट बैटल फाइट किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हगरोज, ऑप्शन बी गफ, ऑप्शन सी नाइल, या ऑप्शन डी हैवलॉक। तो जब आप रिवोल्ट ऑफ 1857 का चैप्टर पढ़ते हो तो उसके अंदर जब सेंटर्स पढ़ते हैं, उनके लीडर्स पढ़ते हैं, तो सेंटर आता है झांसी। झांसी में जो लीडर होती है वो होती है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, और उनके अगेंस्ट जो ब्रिटिश काउंटर पार्ट होते हैं जिनके साथ इनकी भिड़ंत होती है वो होते हैं, कौन ब्रिटिश ऑफिशियल होते जिन्होंने सप्रेस किया था यहाँ पे झांसी में या रानी लक्ष्मीबाई को हराया था, वो थे हगरोज, जनरल हगरोज। तो बिल्कुल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये भी, तो ऑप्शन ए हगरोज विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय। तो लखनऊ के अंदर किसने रिवोल्ट ऑफ 1857 को लीडरशिप प्रोवाइड की थी, तो अब तो आप पता लगा लोगे। ऑप्शन ए बेगम ऑफ अवध, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी नाना साहेब। नाना साहेब और तात्या टोपे तो कहाँ थे, दोनों ही कानपुर में। फिर तात्या टोपे जब रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े तो वो कहाँ लड़े, ग्वालियर में, ग्वालियर झांसी। ठीक है, तो लखनऊ में कौन थे फिर। ठीक है, नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई हमें पता चल गया, तो बचा कौन, ऑप्शन ए बेगम ऑफ अवध। अवध जो थी वो लखनऊ इनका सेंटर रहा और वहां से इन्होंने ऑपरेट किया। और बेसिकली जो बेगम हजरत महल है ये जो वो थी जो एक्स रूलर था अवध का, उनकी बेगम थी। ठीक है, तो बेगम ऑफ अवध भी कह सकते हैं, या बेगम ऑफ बेगम हजरत महल नाम आता तो वो भी हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम, द रिवोल्यूशनरी वुमन हु लेड द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 इन अवध वाज। अवध के अंदर किसने किया जो रिवोल्ट है 1857 उसको किसने लीड किया था। ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई, बी अहिल्याबाई, ऑप्शन सी अरुणा आसफ अली, ऑप्शन डी बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। तो इस सेशन में हम यही एंड करते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल नेक्स्ट सेशन इज कमिंग, and please do like, share and comment to our YouTube channel, that is examyatra.com. Thank you.